हेलो दोस्तों, आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2026 दोस्तों एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो दोस्तों शुरू की गई है, जिसमें आज अपना पहला नंबर का मॉडल पेपर है। देखिए, पहला पेपर तो जीके का होगा, वो सभी का सेम होगा, और सामाजिक अध्ययन का जो सेकंड पेपर होगा, ठीक है, उसके मॉडल पेपर की ये टेस्ट सीरीज है। कुल 150 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं। पूर्णतः परीक्षा पैटर्न पर यह आधारित है और नवीनतम पाठ्यक्रम पर यह आधारित है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए, कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से 40 से 45 प्रश्न दोस्तों इतिहास के होंगे, 30 से 35 प्रश्न भूगोल के होंगे, 15 से 20 प्रश्न अर्थशास्त्र के होंगे, 10 से 15 प्रश्न समाजशास्त्र के होंगे, 8 से 12 प्रश्न लोक प्रशासन से होंगे, दर्शन शास्त्र से दोस्तों 5 से 10 प्रश्न होंगे, और शिक्षण विधियों से संबंधित 15 से 20 प्रश्न होंगे। यानी कि कुल 150 प्रश्नों का ये मॉडल पेपर रहने वाला है, और हूबहू यही पैटर्न रहेगा परीक्षा में। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को उसके मित्र ने धोखा दिया और उसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर फांसी पर चढ़ा दिया गया? बताइए दोस्तों, सीधा सा यहाँ पे पूछा गया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर फांसी पर लटका दिया गया? तो दोस्तों, उनका नाम था क्या? ताता टोपे। ताता टोपे। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इनका एक विश्वसनीय मित्र था दोस्तों, मानसिंह नरूका। उन्होंने धोखे से पकड़वा दिया था अंग्रेजों को, और 18 अप्रैल 1959 को दोस्तों ताता टोपे को फांसी है वो दी गई थी। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। सेकंड नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे? सोने के सिक्के जारी किए थे दोस्तों किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए थे दोस्तों सोने के सिक्के। यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 3 नंबर का प्रश्न है, महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन सा था? महावीर स्वामी द्वारा जैन धर्म में जोड़ा गया पांचवा व्रत कौन सा था? तो दोस्तों, यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ब्रह्मचर्य। कौन सा था? ब्रह्मचर्य। देखिए, 4 तो थे, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह। पांचवा जोड़ा था ब्रह्मचर्य महावीर स्वामी द्वारा। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, 4 नंबर का प्रश्न है, रैदास, सेना और कबीर निम्न में से किसके अनुयायी थे? दोस्तों, रैदास, सेना और कबीर किसके अनुयायी थे? तो दोस्तों, ये अनुयायी थे रामानंद जी के। किसके अनुयायी थे? रामानंद जी के ये क्या थे? अनुयायी थे। राइट आंसर इसमें बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? कौन से अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मैं उसे लेकर रहूंगा का नारा दिया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का लखनऊ अधिवेशन में यह नारा दिया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। देखिए, टेस्ट आपको पूरा देना है। 6 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थापत्य का विकास मुगल शासक बाबर ने करवाया था? किस स्थापत्य का विकास मुगल शासक बाबर ने करवाया था? सही उत्तर दोस्तों वो है, देखिए, पानीपत के काबुली बाग में एक स्मारक मस्जिद, संबल रुहेलखंड में जामा मस्जिद, आगरा के पुराने लोधी किले के भीतर एक मस्जिद। तो इन सभी का जो निर्माण है वो मुगल शासक बाबर के द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 7 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी अशोक वृक्ष की ईश्वर के रूप में पूजा करते थे तथा अपने हाथ में मोर पंख का गुच्छा रखते थे? निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के अनुयायी अशोक वृक्ष की ईश्वर के रूप में पूजा करते थे तथा अपने हाथ में मोर पंख का गुच्छा रखते थे? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों आजीवक है। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक दोस्तों मखली पुत्र माने जाते हैं।
मखलीपुत्र गोसाल। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 8 नंबर का प्रश्न है, हिंदी की देवनागरी लिपि को अपने शिलालेखों में प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा था? बताइए दोस्तों। हिंदी की देवनागरी लिपि को अपने शिलालेखों में प्रयोग करने वाला प्रथम पूर्व मध्यकालीन राजवंश कौन सा था? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है कौन सा दोस्तों? वो है चंदेल वंश। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए, इनकी राजधानी खजुराहो थी दोस्तों। आगे देखिए यहाँ पे दोस्तों, चंडी शतक तथा पार्वती परिणय नामक ग्रंथों की रचना निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? बताइए दोस्तों। दोस्तों, ये जो रचना है चंडी शतक तथा पार्वती परिणय, इसकी जो रचना है ये दोस्तों किसके द्वारा की गई थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बाणभट्ट के द्वारा। और बाणभट्ट के द्वारा दोस्तों हर्षचरित्र और कादम्बरी की भी रचना की थी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। 10 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, 1781 ईस्वी में वॉरिंग हेस्टिंग द्वारा किस स्थान पर एक मदरसा की स्थापना की गई, जो कंपनी सरकार द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा था? बताइए। 1781 ईस्वी में कलकत्ता में दोस्तों एक मदरसे की स्थापना की गई थी। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता। ठीक है, वॉरिंग हेस्टिंग के द्वारा की गई थी। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, ये कंपनी सरकार का पहला मदरसा था दोस्तों कलकत्ता में। आगे देखिए 11 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अजंता की गुफा में मरणासन राजकुमारी नामक एक सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक चित्र है। बताइए, निम्न में से अजंता की गुफा में मरणासन राजकुमारी नामक एक सर्वाधिक सुंदर और आकर्षक चित्र है। तो दोस्तों बताइए कौन सी गुफा संख्या में? तो दोस्तों वो है गुफा संख्या 16वीं में, 16वीं गुफा संख्या में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार शासनकाल में भारत आया था? सीरिया के सम्राट एंटियोकस प्रथम का राजदूत डायमेकस निम्नलिखित में से किसके दरबार शासनकाल में भारत आया था? सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये बिंदुसार के शासनकाल में आया था दोस्तों भारत। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 13 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से आनंद मठ के रचयिता कौन थे? आनंद मठ के रचयिता दोस्तों कौन थे? तो वो थे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, सी नंबर ऑप्शन। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महात्मा गांधी ने निम्न में से किस कानून को काले कानून की संज्ञा दी थी? बताइए कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किस कानून को काले कानून की संज्ञा दी? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों रोलेक्ट एक्ट को, रोलेक्ट एक्ट को। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी? किस स्थान पर परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में हुई थी 1849 में। ठीक है, राइट आंसर इसमें सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का प्रश्न है, राजा राम मोहन राय की छतरी निम्न में से कहां पर बनी हुई है? राजा राम मोहन राय की छतरी निम्न में से कहां पर बनी हुई है? तो दोस्तों ये बनी हुई है इंग्लैंड में, ब्रिस्टल इंग्लैंड में बनी हुई है। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा। अहमद शाह अब्दाली एवं मराठा के बीच में ये पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, तुजुक ए बाबरी का फारसी भाषा में अनुवाद निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा किया गया? तुजुक ए बाबरी है, इसको बाबरनामा के नाम से भी जाना जाता है। ये बाबर की आत्मकथा है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी, और इसका फारसी भाषा में अनुवाद है वो दोस्तों अब्दुल रहीम खान खन्ना के द्वारा किया गया था। यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही।
19 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का संबंध ओजोन संरक्षण से नहीं है? किस अंतर्राष्ट्रीय प्रयास का संबंध ओजोन क्षरण संरक्षण से नहीं है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है वियना कन्वेंशन 1985, बिल्कुल सही है। मॉन्ट्रियल कन्वेंशन प्रोटोकॉल 1987, ये भी बिल्कुल सही है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997। दोस्तों, ये क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है वो ओजोन क्षरण संरक्षण से नहीं है, इसका संबंध है वो दोस्तों कार्बन उत्सर्जन में कमी से है। कार्बन उत्सर्जन में कमी से है, ओजोन क्षरण से इसका मतलब नहीं है। बाकी दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, देखिए ये किगाली कन्वेंशन 2016, ठीक है, इसका भी संबंध दोस्तों ओजोन क्षरण संरक्षण से है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, पृथ्वी पर उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी को कहा जाता है? पृथ्वी पर उपोषण उच्च वायुदाब की पेटी को क्या कहा जाता है? यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अश्व अक्षांश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अश्व अक्षांश कहा जाता है। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 21 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, विश्व में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कृषि भूमि क्षेत्र है? विश्व में प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक कृषि भूमि क्षेत्र है तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों भारत। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भारत। ठीक है, 51%। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 22 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से विक्टोरिया झील के संदर्भ में असत्य कथन है? विक्टोरिया झील के संबंध में अपने को असत्य कथन है वो बताना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विक्टोरिया, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो दोस्तों देखिए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील विक्टोरिया। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी झील है, देखिए विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, बिल्कुल सही बात है। क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की दूसरी झील है, तो दूसरी नहीं दोस्तों, ये तीसरी है। विक्टोरिया झील है, ये क्षेत्रफल के आधार पर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी झील है ये, तो ये दूसरी झील दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। विक्टोरिया झील भूमध्य सागर पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर ऑप्शन, बिल्कुल सही। 23 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, स्वेज नहर के संदर्भ में गलत कथन है। स्वेज नहर के संबंध में गलत कथन है वो अपने को बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्वेज नहर की लंबाई 162 किलोमीटर है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। स्वेज नहर की लंबाई है वो 162 किलोमीटर है। इस नहर की औसत चौड़ाई 60 मीटर और गहराई 10 मीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। इस नहर से प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यह जलमार्ग उत्तरी अमेरिका से अफ्रीका के बीच नया मार्ग प्रदान करता है, तो ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा। दोस्तों स्वेज नहर है, ये यूरोप व हिंद महासागर के बीच में दोस्तों ये प्रवेश मार्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर ये उत्तरी अमेरिका और अफ्रीका इसमें गलत दे रखा है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन महाद्वीपीय महाद्वीपीय संचलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए ए, बी और सी तीन कथन दे रखे हैं, अपने को यहाँ पर बताना है उपरोक्त कथन में से गलत कथन कौन सा है। गलत कथनों का अपने को यहाँ पर चयन करना है। अच्छा प्रश्न आप इसको दोस्तों कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर से पश्चिमी चिली श्रृंखला का निर्माण हुआ है, तो दोस्तों ये पहला कथन ही क्या हो जाएगा? इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला कथन ही क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों महाद्वीपीय महाद्वीपीय प्लेटों की टक्कर का संबंध है वो यूरेशियन और भारतीय प्लेट से हुआ है, तो यहाँ पर ये पश्चिमी चिली श्रृंखला ये गलत हो जाएगा। इसमें ऐसे संचलन से मोड़दार पर्वतों की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल सही है। यहाँ ज्वालामुखी क्रियाएं नहीं होती बल्कि भूकंप आते हैं, तो दोस्तों बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर बी और सी तो सही है, ए इसमें गलत है और अपने को गलत कथन का ही चयन करना है। यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए हिंद महासागर में
हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्न कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? हिंद महासागर में सागर धाराओं की नियमित दिशा में परिवर्तन के लिए निम्न कारकों में से कौन सा एक उत्तरदायी है? तो कौन सा एक उत्तरदायी है? तो दोस्तों वो है, हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। हिंद महासागर में मानसूनी प्रवाह पाया जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, पछुआ पवनों का दक्षिणी गोलार्ध में नियमित और तीव्र गति से चलने का कारण है। पछुआ पवनों का दक्षिणी गोलार्ध में नियमित एवं तीव्र गति से चलने का कारण है, तो वो कारण क्या है? तो वो कारण है दोस्तों महासागरों से अधिक विस्तार के कारण। महासागरों से यानी कि महासागरों के अधिक विस्तार के कारण, महासागरों के अधिक विस्तार के कारण ये दोस्तों दक्षिणी गोलार्ध में नियमित एवं तीव्र गति से चलती है ये। ठीक है, कौन? पछुआ पवन। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन सही। 27 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्री कैम्ब्रियन काल के संदर्भ में असत्य कथन है। प्री कैम्ब्रियन काल के संदर्भ में असत्य कथन है, तो वो कौन सा है? तो वो है दोस्तों इसमें देखिए, इस काल में रीढ़ विहीन जीवों का विकास हुआ है, बिल्कुल सही बात है। समुद्रों में रीढ़ युक्त जीवों का विकास हुआ है, ये भी बिल्कुल सही है। धारवाड़ चट्टानों का निर्माण इस काल में हुआ है, बिल्कुल सही है। कौन से काल में? प्री कैम्ब्रियन काल में। इसे रंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपने को असत्य कथन ही बताना था, तो यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर 28 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से विक्टोरिया झील के संदर्भ में असत्य कथन है। निम्न में से विक्टोरिया झील के संदर्भ में असत्य कथन है, तो वो कौन सा है? यहाँ पर देखिए, इसमें अफ्रीका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है विक्टोरिया झील, बिल्कुल सही बात है। विश्व की दूसरे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। क्षेत्रफल के आधार पर देखिए, ये प्रश्न रिपीट हुआ है, ये दूसरी, क्षेत्रफल के आधार पर दूसरी नहीं तीसरी सबसे बड़ी झील है ये। विक्टोरिया झील भूमध्य रेखा पर स्थित है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए भारत की मुख्य भूमि पर सर्वाधिक विस्तृत 2 स्थानों तक क्रमशः पाई जाने वाली मृदाएं हैं, तो वो कौन सी मृदाएं हैं? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है जलोढ़ और लाल या पीली मृदा। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। दोस्तों जलोढ़ मृदा है वो 43% भाग पर, ठीक है, और लाल पीली मृदा है ये दोस्तों 28% भाग पर। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। 30 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए गोदावरी नदी के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए यह नदी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे बड़ी नदी है, बिल्कुल सही है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। इसकी लंबाई यानी कि इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है, ये भी बिल्कुल सही है। इस नदी पर महाराष्ट्र में कोलावरम बांध बना हुआ है, तो कोलावरम बांध बना हुआ है ये कथन दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों गलत है? क्योंकि दोस्तों गोदावरी नदी पर जो कोलावरम बांध है, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, यहाँ पर महाराष्ट्र में दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम है। भारत की न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का बढ़ता हुआ क्रम है, तो वो क्रम कौन सा है? तो दोस्तों सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है, कितना? 17, फिर मिजोरम में है 52, फिर सिक्किम में है 86। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है, यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं, बिल्कुल सही है। ज्वालामुखी जागृत, सुषुप्त या शांत व मृत 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। अक्सर इनकी नली के चारों ओर
गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी, ये सभी के सभी कथन है वो ज्वालामुखी के बारे में सत्य है। 33 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या को अधिक प्रदर्शित करता है? बताइए दोस्तों। यानी कि सीधा सा मैं आपको बताऊं, लिंगानुपात के बारे में पूछा गया कि सर्वाधिक लिंगानुपात है वो दोस्तों कौन कौन से राज्य में है। तो यहाँ पर देखिए, केरल के अंदर सर्वाधिक लिंगानुपात है 1084, ठीक है। और फिर दोस्तों उसके बाद में पुदुचेरी का है लिंगानुपात कितना, 1037। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 34 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है, ठीक है। क्या करना है? सुमेलित करना है। देखिए, भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व केंद्र कौन सा है? भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व केंद्र है वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये आएगा दोस्तों, इसमें पहले में आएगा 4। भारत का अंतिम टाइगर रिजर्व, तो दोस्तों भारत का अंतिम जो टाइगर रिजर्व है वो है दोस्तों भोरामदेव, भोरामदेव टाइगर रिजर्व, जो कि कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। तो इसका हो जाएगा 3, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व केंद्र, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व केंद्र है वो है दोस्तों नागार्जुन श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। कहां पर है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना के बीच में ये स्थित है, ठीक है। भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो है दोस्तों बोर टाइगर रिजर्व। कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है 4-3-2-1, 4-3-2-1 कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देखिए, इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पर 35 नंबर का प्रश्न है, भाबर प्रदेश का विस्तार है, भाबर प्रदेश का विस्तार है। तो दोस्तों ये जो विस्तार है भाबर प्रदेश का, दोस्तों शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में, शिवालिक के गिरिपाद प्रदेश में दोस्तों 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी कंकड़ पत्थरों की एक पेटी पाई जाती है, उसे कहते हैं दोस्तों भाबर। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, भारत में प्रमुख जूट उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? जूट उत्पादन वाले राज्य कौन से हैं? तो वो है दोस्तों इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा। पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा ये जूट उत्पादक राज्य हैं। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 37 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो दोस्तों ये उत्पत्ति होती है दोस्तों कहाँ से? तो ये भूमध्य सागर से होती है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, भूमध्य सागर से। 38 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिलों में लाल लोमी मृदा पाई जाती है? लाल लोमी मृदा है वो पाई जाती है। दोस्तों लाल लोमी मृदा है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों बांसवाड़ा, डूंगरपुर में लाल लोमी मृदा है वो पाई जाती है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही। मक्के की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त रहती है दोस्तों ये मृदा, लाल लोमी मृदा। आगे देखिए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो दोस्तों पाए जाते हैं। तो ये वन पाए जाते हैं दोस्तों कितने प्रतिशत क्षेत्र पर? तो ये 0.39% क्षेत्र पर उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन है वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें नहीं, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन के बारे में पूछा है, ठीक है। ये सर्वाधिक पर पाए जाते हैं दोस्तों, 58.11% भाग पर दोस्तों ये विस्तृत है, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। ये अरावली में भी पाए जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग में भी पाए जाते हैं। 58.11% भाग पर दोस्तों ये वन है वो पाए जाते हैं। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, 40 नंबर का प्रश्न है, लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? लेटेराइट मृदा निम्नलिखित में से कौन सी फसल के लिए उपयोगी है? तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों कहवा, नारियल, मसालों की फसल, कहवा, नारियल, मसालों की फसल, इन सभी के लिए दोस्तों ये लेटेराइट मृदा है ये उपयुक्त होती है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 41 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो कितने भौतिक प्रदेशों में? तो दोस्तों 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 42 नंबर का प्रश्न है, हाड़ौती का पठार की उत्पत्ति किस भौगोलिक संरचना का परिणाम है? ये तो सभी को पता होगा दोस्तों, ये गोंडवाना लैंड का है। ठीक है, गोंडवाना लैंड में ज्वालामुखी क्रिया से इसका उद्गम हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन सही। 43 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत दोस्तों कितना है? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों 75.10%। 75.10% ये ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। 100 में से 75.10 गए तो कितना बचा? 24.9 बचा। ये शहरी जनसंख्या का प्रतिशत है। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही। 44 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? हिंदुओं का निकाय किसने कहा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो है लॉर्ड विस्काउंट ने। लॉर्ड विस्काउंट ने दोस्तों भारतीय संविधान की आलोचना की थी और इसे हिंदुओं का निकाय कहा है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 45 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान को संविधान के संशोधन हेतु सशक्त बनाता है? सीधा से मैं बोलूं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में है? तो वो है अनुच्छेद 368 में। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर का प्रश्न है, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है वो दोस्तों कब बना? यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है ये बना 30 अक्टूबर 1945 को। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 47 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए दोस्तों, यहाँ पर ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? ब्रटलैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये ब्रटलैंड रिपोर्ट को दोस्तों ओवर कॉमन फ्यूचर के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि ये सतत विकास से संबंधित है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सतत विकास। 48 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों कौन सा कथन सही नहीं है वो अपने को बताना है। देखिए गुटनिरपेक्ष से संबंधित है ये सारे के सारे कथन। देखिए गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में आयोजित किया गया था। बिल्कुल सही बात है। गुटनिरपेक्ष देशों के पहले शिखर सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही बात है। ठीक है। तीसरा देखिए, एक गुटनिरपेक्ष देश भी सैन्य गठबंधन का सदस्य हो सकता है। तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, सैन्य संगठन का जो सदस्य है वो नहीं हो सकता। ठीक है। आगे देखिए, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जातिवाद और उपनिवेशवाद में विश्वास नहीं करता। तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारत की विदेश नीति का गुजराल सिद्धांत किसके प्रधानमंत्रित्व काल में प्रतिपादित किया गया था? बताइए, गुजराल सिद्धांत किसके प्रधानमंत्रित्व काल में प्रतिपादित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है सीधा सा गुजराल सिद्धांत। उस समय गुजराली प्रधानमंत्री थे, आई के गुजराल ने प्रतिपादित किया था। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए किसके, देखिए प्रतिपादित तो किया था आई के गुजराल ने। ठीक है, विदेश मंत्री रहते हुए। और बाद में दोस्तों एच.डी. देवगौड़ा सरकार में दोस्तों ये प्रधानमंत्री बने थे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एच.डी. देवगौड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। 50 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, पंचशील समझौता प्रधानमंत्री नेहरू एवं किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता हुआ था दोस्तों प्रीमियर जोऊ एनलाई। प्रीमियर जोऊ एनलाई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पंचशील समझौता इनके बीच हुआ था। ये चीन के प्रधानमंत्री थे दोस्तों, जोऊ एनलाई। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही। 51 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, भारतीय संविधान में
दिए हुए धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार में निम्नलिखित में से क्या क्या सम्मिलित नहीं है, क्या क्या सम्मिलित नहीं है, वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है। अच्छा प्रश्न आप इसको कह सकते हैं। देखिए, आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार, ठीक है, आत्मा की स्वतंत्रता और धर्म का अनुसरण एवं प्रचार करने का अधिकार, ये है दोस्तों भारतीय संविधान में सम्मिलित स्वतंत्रता के अधिकार में, ठीक है। आगे देखिए, किसी भी धर्म की वृद्धि तथा उसके अनुरक्षण के लिए कर लगाना या सरकारी धन का प्रयोग करना, ये गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल ही गलत है। आगे देखिए, धार्मिक संस्थाओं की स्थापना और उनका अनुरक्षण करना बिल्कुल सही है। सरकार द्वारा पोषित किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा देना, ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर 2 और 4 है वो गलत है, 2 और 4 गलत है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 52 नंबर का प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मौलिक कर्तव्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, देखिए इसमें भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों पर एक पृथक भाग शामिल किया गया था, ठीक है। मूल कर्तव्यों पर एक पृथक भाग है वो शामिल है, वो किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों मूल संविधान में तो मूल कर्तव्य जोड़े ही नहीं गए थे। आगे देखिए, 6 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाने का कर्तव्य 86वें संविधान, 6 से 14 वर्ष है, 18 नहीं है, तो दोनों ही गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, न तो 1 सही है और न ही 2, डी नंबर का ऑप्शन सही। 53 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है वो इसमें सत्य है, ठीक है, कौन सा कथन सही है वो बताना है। देखिए, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र या तो भारत के उपराष्ट्रपति या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को सौंप सकता है, ठीक है। तो सीधा सा मैं आपको बताऊं, देखिए भारत का जो राष्ट्रपति है वो अपना त्याग पत्र है वो उपराष्ट्रपति को ही दे सकता है, ठीक है, यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश को नहीं दे सकता। तो ये कथन पहला गलत हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के आरोप पर संसद के किसी भी सदन के 1/3 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, इसमें गलत हो जाएगा, 1/3 नहीं 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। आगे देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले सभी सदस्य राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में शामिल होते हैं, तो दोस्तों गलत हो जाएगा। देखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के अलावा मनोनीत सदस्य भी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, भले ही वे राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर इसमें ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों के तीनों ही गलत है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई भी सत्य कथन नहीं है, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे 54 नंबर का प्रश्न है, भारत के राज्यपाल के पद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों राज्यपाल के पद के बारे में, यानी कि राज्यपाल के पद के बारे में यहाँ पर 3 कथन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा कथन है सही है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, इसमें एक राज्यपाल एक से अधिक राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। राज्यपाल को राज्य विधि के अधीन सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति को दंड को क्षमा उसका प्रतिलंबन परिहार करने की शक्ति है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उस राज्य के मुख्यमंत्री की सिफारिश पर की जाती है, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें पहला और दूसरा कथन है, पहला और दूसरा कथन है वो दोस्तों इसमें सही है। तीसरा इसमें मुख्यमंत्री की सिफारिश पर यह गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें 1 और 2 कथन क्या है, सत्य है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 55 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए, राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है।
राज्य के मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कौन सा कथन सही है वो बताना है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन? मुख्यमंत्री। तो संवैधानिक प्रमुख तो नहीं होता दोस्तों, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख है वो नहीं होता, ठीक है, संवैधानिक प्रमुख तो राज्यपाल होता है। तो ये कथन है वो गलत हो जाएगा। राज्य के सभी कार्यपालिका संबंधी कार्रवाई मुख्यमंत्री के नाम पर संचालित होती है, मुख्यमंत्री के नाम पर है दोस्तों संचालित होती है। तो ये कथन भी दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये राज्यपाल के नाम से ही व्यक्त किए जाएंगे दोस्तों। वह नीति आयोग की संचालन समिति का सदस्य होता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें केवल और केवल 3 है वो क्या है? सत्य है, केवल 3। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्न में से कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है? तो कौन सा मापदंड आवश्यक नहीं है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों देखिए इसमें किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। किसी उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत विधिवेता होना चाहिए, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए जब 3 सही है तो चौथा ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सब जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में कम से कम 20 वर्ष का अनुभव, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 57 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। संसदीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ समिति है तो दूसरी तरफ सदस्य संख्या है। एक तरफ समिति है तो दूसरी तरफ सदस्य संख्या है। दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों प्राक्कलन समिति 22 कौन सा सही सुमेलित है वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना है, ठीक है। देखिए प्राक्कलन समिति में 22 सदस्य, ये गलत हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। प्राक्कलन समिति में इसकी सदस्य संख्या है वो दोस्तों 30 है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लोक लेखा समिति में 30, तो दोस्तों लोक लेखा समिति में 22 सदस्य हैं, ठीक है, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। और स्थायी समिति में दोस्तों 31 है, ये बिल्कुल सही है। स्थायी समिति में 21 है वो लोकसभा से होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। तो यहाँ पर केवल और केवल 3 है वो सही सुमेलित है, बाकी दोनों गलत है। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, केवल 3। 58 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त कथनों में से कौन सा असत्य कथन है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है, ठीक है। वो अपने को दोस्तों यहाँ पर बताना, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। असत्य कथन है वो बताना है कि कौन सा असत्य कथन है, ठीक है। दोस्तों अब देखिए इसके अंदर भारत में राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से तथा व्यक्तिगत रूप से राज्य की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो ये कथन है वो दोस्तों क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए सामूहिक रूप से तो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। तो यहाँ पर दोनों में ही विधानसभा दे रखा है, ये गलत हो जाएगा। राज्य के राज्यपाल के पास राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों तथा राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को नियुक्त करने की शक्ति होती है। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा, ठीक है। राज्यपाल के पास नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ही कथन है वो असत्य है। यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1 और 2 दोनों सही है। 59 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे, बताइए दोस्तों। जो 1949 को संविधान सभा अंगीकृत की गई थी उसमें कौन से शब्द है वो सम्मिलित नहीं थे? 3 शब्द नहीं थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये शब्द नहीं थे दोस्तों, ठीक है। तो सिर्फ गणराज्य था। ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे तीनों शब्द,
तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। 1 2 3 कौन से ऑप्शन में है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 60 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में शामिल है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कूट भाषा में अपने को क्या करना है, उत्तर देना है। कूट भाषा में दोस्तों अपने को क्या क्या करना है, उत्तर देना है। यहाँ पर देखिए, मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध, मानव के दुर्व्यापार और बालात श्रम का प्रतिषेध, ठीक है। ये क्या पूछा गया है कि कौन से तत्वों में शामिल है, ठीक है। मानव के नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, तो ये तो मौलिक कर्तव्य में है दोस्तों, ऊपर वाला तो, ठीक है, ऊपर वाला तो मौलिक कर्तव्य में है। दूसरा देखिए, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, ये अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ये सही है। केवल दो इसका सही उत्तर, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2। 61 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन थे, सर्वाधिक मुख्यमंत्रियों के साथ कार्य करने वाले मुख्य सचिव कौन थे। यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा, बताइए। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है वीबी माथुर। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, वीबी माथुर। 4 मुख्यमंत्रियों के साथ इन्होंने कार्य किया है। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, वाणिज्यिक बैंक ऋण सर्जन किस सिद्धांत पर करते हैं, वाणिज्यिक बैंक ऋण सर्जन किस सिद्धांत पर करते हैं, तो ये बहुगुणक प्रभाव पर करते हैं दोस्तों, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 63 नंबर का प्रश्न है, ऋण सर्जन को सीमित करने वाला मुख्य कारक है, ऋण सर्जन को सीमित करने वाला मुख्य कारक है तो वो कौन सा है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है नकद आरक्षित अनुपात, नकद आरक्षित अनुपात, बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋण नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय है, बताइए कौन सा ऋण नियंत्रण का मात्रात्मक उपाय है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है रेपो रेट, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रेपो रेट। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है, नकद आरक्षित अनुपात बढ़ाने का उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इसका मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है दोस्तों मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 66 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, आरबीआई द्वारा अपनाया गया नैतिक आग्रह का अर्थ है, आरबीआई द्वारा अपनाया गया नैतिक आग्रह का अर्थ क्या है। तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाएगा इसमें वो है बैंकों से अनुरोध कर उन्हें आर्थिक गतिविधियों में संयम बरतने को कहना। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है, ऋण नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है, ऋण नियंत्रण का उद्देश्य क्या होता है। तो वो है मुद्रास्फीति पर नियंत्रण रखना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना, ठीक है, ये ऋण नियंत्रण का उद्देश्य है वो होता है। तो इसका दोस्तों सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। 68 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, उपभोग फलन का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था, उपभोग फलन का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है जॉन मेनार्ड किन्स, जॉन मेनार्ड किन्स। यहाँ पर इसमें सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 69 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, उपभोग फलन में एमपीसी का अर्थ है, उपभोग फलन में एमपीसी का अर्थ है। तो दोस्तों एमपीसी मतलब होता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, ठीक है। इसका अर्थ है दोस्तों आय के हर अतिरिक्त कमाई पर उपभोग की प्रवृत्ति। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, यदि एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस होगा, तो एमपीएस होगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यदि दोस्तों एमपीसी 0.8 है तो एमपीएस यानी कि दोस्तों
मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होगा। तो इसमें देखिए एमपीसी प्लस एमपीएस होता है 1, ठीक है। तो घटा दीजिए, 1 में से 0.8 गया तो कितना जाएगा, 0.2। यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। 71 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए किन्स के अनुसार जब आय बढ़ती है, किन्स के अनुसार जब आय बढ़ती है तो क्या होगा, तो दोस्तों उपभोग धीरे धीरे बढ़ता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 63 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राजकोषीय घाटा का तात्पर्य है, राजकोषीय घाटा का तात्पर्य क्या है, तो दोस्तों इसका तात्पर्य है कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर, कुल व्यय और कुल प्राप्तियों का अंतर उधार को छोड़कर, ठीक है। ये होता है राजकोषीय घाटा का अंतर। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 74 नंबर का प्रश्न है, राजस्व घाटा किसे दर्शाता है, राजस्व घाटा किसे दर्शाता है, तो दोस्तों ये राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय को दर्शाता है दोस्तों राजस्व घाटा। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 75 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए प्राथमिक घाटा किसे कहा जाता है, प्राथमिक घाटा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों प्राथमिक घाटा कहा जाता है ये राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज भुगतान। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 76 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग करता है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा उपकरण प्रयोग करता है, तो कौन सा उपकरण है वो दोस्तों प्रयोग करता है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मौद्रिक नीति। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, मौद्रिक नीति। 77 नंबर का प्रश्न है, रेपो रेट बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, रेपो रेट बढ़ाने से अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो वो पड़ता है दोस्तों मुद्रा आपूर्ति घटती है, मुद्रा आपूर्ति घटती है। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 78 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कितने उपनिवेश थे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय अमेरिका में कितने उपनिवेश थे, तो कितने उपनिवेश थे, तो दोस्तों वो थे 13 उपनिवेश। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 13 उपनिवेश। 79 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए फ्रांस में बास्तिल किला किसका प्रतीक था, फ्रांस में बास्तिल किला किसका प्रतीक था, यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों निरंकुशशाही शासन, निरंकुशशाही शासन। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर का प्रश्न है, मार्च क्रांति 1917 के बाद रूस में कौन सी सरकार बनी थी, तो दोस्तों रूस में कौन सी सरकार बनी थी, राइट आंसर हो जाएगा वो है अस्थायी सरकार, अस्थायी सरकार बनी थी दोस्तों, जिसका नेतृत्व केरेंस्की के द्वारा किया गया था। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों आराध्यास एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएगा, सेकंड ग्रेड एसएसटी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना मिलेगा, तो आप वहां जाकर टेस्ट जरूर देवें। 81 नंबर का प्रश्न है, रूस की नई सरकार को किस नाम से जाना गया, रूस की नई सरकार को किस नाम से जाना गया, तो दोस्तों इसको जाना गया किस नाम से, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है सोवियत संघ के नाम से जाना गया दोस्तों, सोवियत संघ के नाम से, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन सही। 82 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कौन सी विचारधारा रूसी क्रांति की प्रेरणा बनी, कौन सी विचारधारा रूसी क्रांति की प्रेरणा बनी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है साम्यवाद। बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, साम्यवाद। 83 नंबर का प्रश्न है, उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है, उपनिषदों के अनुसार श्रेष्ठतम आदर्श है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्रेष्ठतम आदर्श है वो है दोस्तों इसमें कौन सा, मोक्ष। दोस्तों उपनिषदों का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा मोक्ष, सी नंबर ऑप्शन सही। 84 नंबर का प्रश्न है, गीता पर प्रथम भाष्य किसने लिखा, तो गीता पर प्रथम भाष्य किसने लिखा, तो वो लिखा था दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य ने, यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन सही। 85 नंबर का प्रश्न है, जैन धर्म में आश्रव से तात्पर्य है, जैन धर्म में आश्रव से तात्पर्य है, तो दोस्तों यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है
पुद्गुल का जीव की ओर प्रभावित होना, पुद्गुल का जीव की ओर प्रभावित होना, तो यहाँ पर यानी कि कर्म जीव की ओर प्रभावित होना, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, जैन नीति शास्त्र में गुप्तियों से तात्पर्य है, जैन नीति शास्त्र में गुप्तियों से तात्पर्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 प्रकार का संयम। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, 3 प्रकार का संयम, मन संयम, काय संयम और वचनों का संयम। आगे देखिए मित्रों, यहाँ पे जैन दर्शन में संवर से तात्पर्य है, संवर, संवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नवीन कर्म पुद्गलों को रोकना, नवीन कर्म पुद्गलों को रोकना, ठीक है। यहाँ पर इसमें ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, प्रतीतेय समुत्पाद का के तत्व है, प्रतीतेय समुत्पाद के तत्व है, तो वो तत्व है दोस्तों कितने? तो वो 12। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न है, दुखों का पूर्ण रूप से विनाश कहलाता है, दुखों का पूर्ण रूप से विनाश कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों निर्वाण। क्या कहलाता है? निर्वाण। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, निर्वाण। 90 नंबर का प्रश्न है, सुकरात के अनुसार, सुकरात के अनुसार दोस्तों ज्ञान सर्वोच्च शुभ है, ज्ञान सर्वोच्च शुभ है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 91 नंबर का प्रश्न है, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत, सद्गुणों की एकता का सिद्धांत। दोस्तों सभी सद्गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं, सभी सद्गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 92 नंबर का प्रश्न है, नैतिक सुखवाद है, बताइए नैतिक सुखवाद क्या है? तो दोस्तों नैतिक सुखवाद हमें सुख की खोज करनी चाहिए, हमें सुख की खोज करनी चाहिए, सी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 93 नंबर का प्रश्न है, स्थूल सुखवाद की मान्यता है, स्थूल सुखवाद की मान्यता है, स्थूल सुखवाद की मान्यता है, तो दोस्तों वो मान्यता क्या है? वो है सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, सुखों में केवल मात्रात्मक भेद होता है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न है, संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक शुभ है, संतुष्ट मूर्ख होने की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अधिक शुभ है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये कथन किसका है? तो ये कथन है जे एस मिल का, जे एस मिल का कथन है, बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, बेंथम द्वारा मान्य बाह्य अंकुश के अतिरिक्त मिल कौन सा अंकुश स्वीकार करते हैं? बताइए दोस्तों, बेंथम द्वारा मान्य बाह्य अंकुश के अतिरिक्त मिल कौन सा अंकुश स्वीकार करते हैं? तो वो करते हैं दोस्तों आंतरिक अंकुश, यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 96 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए निरपेक्ष आदेश, निरपेक्ष आदेश दोस्तों यह सार्वभौमिक है, यह सार्वभौमिक है, ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 97 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन और अप्रासंगिक है, कांट के नीति शास्त्र में महत्वहीन तथा अप्रासंगिक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा कर्मफल, कर्मफल नहीं है दोस्तों, ठीक है, कर्मफल, कर्म के फल का महत्व नहीं है दोस्तों नैतिक दर्शन में, ए नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, दंड का निवारक सिद्धांत, दंड का निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था, क्योंकि बताइए, निवारक सिद्धांत नैतिक दृष्टि से योग्य सिद्धांत नहीं माना गया था, क्योंकि दोस्तों यह अपराध रोकने के लिए अपराधी को एक साधन मानता है, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 99 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, नागरिक चार्टर के समन्वय, निर्माण और संचालन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो यह प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किया जाता है, यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 100 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर यानी कि प्रशासनिक व्यवहार नामक पुस्तक के रचयिता है, तो दोस्तों इस पुस्तक के रचयिता है वो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो है दोस्तों हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
101 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, भारत का महान्यायवादी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है वो दोस्तों अपने को यहाँ पर बताना है। देखिए, राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है कौन? भारत का महान्यायवादी, बिल्कुल सही बात है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है? नहीं हो सकता। लोकसभा में मत देने का अधिकार भी नहीं है। राज्यसभा में बोलने का अधिकार है। तो यहाँ पर एक और चार कथन क्या है? सत्य है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 102 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? बताइए दोस्तों, यहाँ पर इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किस दृष्टिकोण को स्वीकार करने पर एक क्षेत्र यथा शिक्षा से दूसरे क्षेत्र यथा लोक निर्माण के प्रशासन में भिन्नता आ जाएगी? तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है एकीकृत दृष्टिकोण। यहाँ पर इसमें सही उत्तर सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, एकीकृत दृष्टिकोण। 103 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, स्टाफ सत्ता को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? स्टाफ सत्ता को निम्न में से किस रूप में भी जाना जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, स्टाफ सत्ता को दोस्तों विशेष सत्ता, ज्ञान आधारित सत्ता, विशेष विशेषज्ञ सत्ता, ज्ञान आधारित सत्ता और दोस्तों अंतर्निहित सत्ता। यहाँ पे गौण सत्ता नहीं है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों इसमें ए बी डी। ए बी डी अपना इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। यानी कि सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा ए बी डी। आगे देखिए 104 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी मैट्रिक्स संगठन की विशेषता है? कौन सी मैट्रिक्स संगठन की विशेषता है? तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है अधिक अच्छा संप्रेषण। अधिक अच्छा संप्रेषण, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न है, हेनरी फेवल के अनुसार गैंग प्लेक एक क्या है? तो दोस्तों पद सोपान के अंतर्गत काम करने की प्रक्रिया है। पद सोपान के अंतर्गत काम करने की प्रक्रिया है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 106 नंबर का प्रश्न है, व्यवहारवादी उपागम पक्ष दर है। व्यवहारवादी उपागम पक्ष दर है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए। व्यवहारवादी उपागम पक्ष दर है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को बताना है कि कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें सही है। व्यवहारवादी उपागम के पक्ष दर, कोट भाषा में अपने को उत्तर देना है। देखिए दोस्तों इसमें लघु स्तरीय विश्लेषण का, क्षेत्रीय सामग्री के अनुभवात्मक अध्ययन का, निगमनात्मक तार्किकता का, ये गलत हो जाएगा। मूल्य मुक्त वैज्ञानिक पद्धति का। तो यहाँ पर ए बी डी अपना इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ए बी डी। सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इसमें। 107 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए, अभिप्रेरण की पारंपरिक विचारधारा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो किस नाम से भी जाना जाता है? तो यहाँ पर अपना इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, प्रेरणा की एकात्मक विचारधारा, प्रेरणा की आर्थिक विचारधारा, प्रेरणा की कैरेट एंड स्टिक विचारधारा। राइट आंसर हो जाएगा उक्त सभी नामों से, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 108 नंबर का प्रश्न है, अभिप्रेरण से संबंधित है आवश्यकताओं का सोपान सिद्धांत देन है। तो वो देन है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है, बताइए। तो वो है दोस्तों आवश्यकताओं का सोपान सिद्धांत देन है अभिप्रेरणा की। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मेस्लो की, ठीक है, मेस्लो। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 109 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है।
यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 202 के तहत राज्य का वार्षिक बजट राज्य विधानमंडल के समक्ष राज्यपाल द्वारा रखवाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। आगे देखिए, राज्यपाल को शपथ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त न्यायाधीश दिलवाता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये कथन है वो दोस्तों गलत हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल को शपथ है वो संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है दोस्तों। तो ये एक सही है, केवल एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 110 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, मेस्लो के अनुसार निम्न में से कौन सी आवश्यकता आधारभूत आवश्यकता है। मेस्लो के अनुसार निम्न में से कौन सी आवश्यकता आधारभूत आवश्यकता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भौतिक या शारीरिक या जैविक आवश्यकता। डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 111 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से मेस्लो के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव कीजिए। निम्न में से मेस्लो के संदर्भ में गलत कथन का क्या करना है, चुनाव करना है। तो वो है, देखिए, मानव चाहत रखने वाला प्राणी है, बिल्कुल सही बात है। मानव की प्रत्येक आवश्यकता सदैव प्रेरक बनी रहती है, तो ये कथन गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये गलत कथन है। 112 नंबर प्रश्न है, सर्वप्रथम लोकायुक्त बिल प्रस्तुत करने वाला राज्य था, तो वो राज्य था दोस्तों ओडिशा। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, ओडिशा। 113 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की सिफारिश करने वाली समिति का गठन कौन करता है, कौन करता है। तो तो दोस्तों, राज्यपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें, राज्यपाल। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, राज्यपाल। आगे देखिए, 114 नंबर का प्रश्न है, राज्य में लोकायुक्त संस्था के पूर्ण रूप से प्रभावी न होने का कारण है। राज्य में लोकायुक्त संस्था के पूर्ण रूप से प्रभावी न होने का कारण है, तो दोस्तों वो कारण है लोकायुक्त संस्था की सिफारिशों का राज्य सरकार के लिए बाध्यकारी न होना, लोकायुक्त को अपराध साबित होने पर भी दोषी को श्रम दंड देने का अधिकार न होना, लोकायुक्त संस्था की परिधि में कई महत्वपूर्ण पदों का बाहर होना। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 115 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लोकपाल बिल प्रस्तुत नहीं किया गया। लोकपाल बिल प्रस्तुत नहीं किया गया, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए दोस्तों, लोकपाल बिल प्रस्तुत नहीं किया गया कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है चंद्रशेखर के कार्यकाल में। ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, समाज शास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है, तो कौन सी है, तो वो है दोस्तों प्रिंसिपल्स ऑफ सोशियोलॉजी। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट 117 नंबर प्रश्न है, सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो दोस्तों इस पुस्तक के लेखक हैं राधा कमल मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी। डी नंबर ऑप्शन सही। 118 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र अन्य विज्ञानों की न तो दासी है और न ही स्वामिनी, वरन यह उसकी बहिन है, यह कथन किस विद्वान का है। यह कथन किस विद्वान का है, तो ये कौन से विद्वान का है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा वो है ये दोस्तों व्रांस एवं बिकर। व्रांस एवं बिकर का ये क्या है दोस्तों, कथन है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन सही। 119 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। समस्त विज्ञान की एकता केवल उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है काल प्रियसन। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, काल प्रियसन। 120 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, समाज शास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किस विद्वान का है। यह विचार किस विद्वान का है, तो यहाँ पर इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो है किसका है, ये ऑगस्ट कामते का है दोस्तों ये। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 121 नंबर प्रश्न है, समाज शास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वह है, तो वह क्या है, तो वो है दोस्तों श्रम कल्याण। क्या है, श्रम कल्याण। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 122 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है। जजमानी व्यवस्था के विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता। सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
123 नंबर का प्रश्न है, सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या, सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या दोस्तों बढ़ती जाती है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, बढ़ती जाती है। 124 नंबर का प्रश्न है, संदर्भ समूह होता है, संदर्भ समूह होता है तो वो होता है द्वितीयक समूह। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन सही। 125 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है, सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है, तो वो है सदस्यता। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सदस्यता। 126 नंबर का प्रश्न है, जहां जीवन है वहां समाज है, यह कथन किस विद्वान का है, जहां जीवन है वहां समाज है, ये किसका कथन है, बताइए। तो दोस्तों यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है मैकाइवर एवं पेज का कथन है दोस्तों, ये मैकाइवर एवं पेज का कथन है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे समुदाय होता है, समुदाय होता है तो दोस्तों समुदाय मूर्त होता है, ठीक है, मूर्त होता है समुदाय। आगे देखिए, लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है, लघु समुदाय की अवधारणा किसकी है, तो ये रॉबर्ट रॉबर्ट रेडफील्ड की है दोस्तों ये अवधारणा। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, तो ये बना है दोस्तों लैटिन भाषा के शब्द से। ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 130 नंबर प्रश्न है, समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है किंतु समिति में सहयोग एवं समानता। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 131 नंबर का प्रश्न है, सब कुछ व्यक्ति अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करते हैं तो वह संगठन कहलाता है, तो वह संगठन कहलाता है, तो वो कहलाता है दोस्तों समुदाय। क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है। तो यहां पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, क्या पूछा गया है कि जब एक व्यक्ति अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए एक नियमबद्ध संगठन का निर्माण करता है, नियमबद्ध, तो वो संगठन समिति कहलाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन सही उत्तर समिति होगा, समुदाय नहीं। 132 नंबर प्रश्न है, जाति एक बंद वर्ग है, यह कथन किस विद्वान का है, तो ये दोस्तों मजूमदार एवं मदान का है। सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 133 नंबर प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना है, शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य योजना क्या है, तो वो है साधन। क्या है, साधन। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे निम्न में से शैक्षिक तकनीकी का महत्व नहीं है, शैक्षिक तकनीकी का महत्व कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर देखिए शैक्षिक तकनीकी केवल उद्देश्य को निर्धारित करने तक ही सीमित है, तो ये गलत हो जाएगा। ये उद्देश्यों को निर्धारित करने तक ही सीमित नहीं है, ये शैक्षणिक प्रक्रिया को दोस्तों प्रभावशाली बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें कला और विज्ञान को भी जोड़ती है, तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ये असत्य कथन है। आगे देखिए, ब्लूप्रिंट किससे संबंधित है, दोस्तों ब्लूप्रिंट है ये प्रश्न पत्र से संबंधित है, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 136 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित विधि है, तो दोस्तों वो विधि है दोस्तों प्रोजेक्ट विधि। यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, प्रोजेक्ट विधि। 137 नंबर प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण में कौन सा चरण सम्मिलित नहीं है, तो वो है कक्षागत क्रियान्वयन। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 138 नंबर प्रश्न है, प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है, तो वो है दोस्तों पाठ्य पुस्तक। यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन सही, पाठ्य पुस्तक। 139 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को ज्ञान देते समय निम्नलिखित में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, सामाजिक अध्ययन के अध्यापक को ज्ञान देते समय निम्नलिखित में से किन किन तथ्यों की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा वो है, बताइए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है, देखिए विशिष्ट बातों एवं वस्तु की अपेक्षा रखना स्वाभाविक है, सामान्य पदों तथा गुणों की अवधारणा, तथ्य, नियम, परिभाषा, विद्या और प्रवृत्ति की स्थापना। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 140 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, किस तथ्य का अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है देखिए समाज संबंधी, मानवीय संबंधी, नागरिकता की शिक्षा। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
141 नंबर प्रश्न है, अधिगमकर्ता में उच्च संज्ञानात्मक योग्यता जैसे विमर्श चिंतन, सृजनात्मक कल्पना और समस्या समाधान का विकास करने वाली शिक्षण पद्धति है, तो वो कौन सी है? तो वो है दोस्तों इसमें मस्तिष्क उद्वेलन, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सामग्री अपनी प्रकृति में श्रव्य एवं दृश्य दोनों है? तो वो है दोस्तों इसमें दूरदर्शन, देख भी सकते हैं सुन भी सकते हैं। आगे देखिए, एडगर डेल के अनुसार अनुभव शंकु का आधार दर्शाता है, तो वो है दोस्तों प्रत्यक्ष एवं प्रयोजनशील अनुभवों को, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 144 नंबर प्रश्न है, जब वास्तविक वस्तु का उसके विस्तृत आकार की वजह से कक्षा में उपयोग संभव नहीं हो, तब कौन सी शिक्षण सामग्री उस वस्तु के स्थान पर सर्वाधिक उपयोगी होगी? तो वो होगी दोस्तों इसमें कौन सी? तो दोस्तों यहां पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, वो है दोस्तों इसमें प्रतिमान मॉडल। ठीक है, यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 145 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षक कक्षा में किस तरह से कार्य करता है? तो वो है सुगमकर्ता। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 146 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए, सीवी गुड के अनुसार निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का प्रकार नहीं है? दक्षता केंद्रित पाठ्यक्रम, ये नहीं है दोस्तों, पहला ही नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन सही, बाकी सारे सही है। 147 नंबर प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन नागरिकता शिक्षा के उद्देश्य के लिए मानव संबंधों से संबंधित अनुभव और ज्ञान का एकीकरण है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो वो बेरेल के द्वारा, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 148 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए, पाठ्य चर्चा में वे समस्त अनुभव निहित है जो विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, यह कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों मुनरो का है। किसका है? मुनरो का कथन है ये। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत है सिवाय सिवाय किसके? दोस्तों रूढ़िवादिता के, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, बीएस ब्लूम ने ज्ञानात्मक पक्ष को कितने उपखंडों में विभाजित किया है? तो ये किया है दोस्तों 6 में। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कौन कौन से है वो? ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा के अंदर जो सामाजिक अध्ययन जिसको अपन एसएसटी बोलते हैं उसका मॉडल पेपर है ये, कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं। आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।